हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई पशुपालन एवं कृषि का जो सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये मेहरगढ़ कहाँ है मेरे भाई, तो इस समय जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यह मेहरगढ़ है। तो पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो इसलिए यह पूछ रहा है भारत में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन और कृषि का ये जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है इसमें। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल संबंधित है। तो है मेरे भाई संगनकल्लू। जितने भी नाम दिए गए हैं यहाँ पर सब के सब नौपाषाणिक स्थल है, तो लेकिन जो राख का टीला जो है संबंधित है वो संगनकल्लू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। संगनकल्लू कहाँ है मेरे भाई, संगनकल्लू कर्नाटक में है। कर्नाटक में जिला है बेलोरी, तो उसी बेलोरी में है ये। तो चले हम लोग आगे देखते हैं तीसरा वाला क्या कर रहा है इसमें। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो मेरे भाई जो अलाउद्दीन मसूद शाह था, तो इसी के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है अंकित हुआ। ये बगदाद कहाँ है मेरे भाई, बगदाद इराक की राजधानी है। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। आगे देखते हैं हम लोग चौथा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, प्योर इस्लामिक स्टाइल में, तो कौन सा ऐसा मकबरा है भारत में जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है। तो वह है मेरे भाई बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा कहाँ है मेरे भाई, कि नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक बहुत फेमस एरिया है मेहरौली। इसी मेहरौली खूब फेमस था एक बार, जब वहाँ एक श्रद्धा नाम की लड़की का 36-37 टुकड़ा करके फेंका गया था मेहरौली के जंगल में, तो इसलिए बहुत फेमस है ये। तो आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो हमें पता है मेरे भाई नचिकेता और यम का एक संवाद होता है। जैसे नचिकेता एक छोटा सा लड़का होता है, वो यम से बहुत जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत से सवाल पूछता है और उनको ज्ञान प्राप्त करता है। तो नचिकेता और यम का जो एक तरह से डायलॉग है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कठोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखें हम लोग छठवां। 14वीं सदी ईसापुर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमें पता है मेरे भाई वैदिक देवता क्या होते हैं। जैसे इस समय हमारे देवता कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, प्रभु श्री रामचंद्र, पार्वती माता, ऐसे जो हमारे इस समय के देवता हैं, तो वैदिक काल में जो देवता होते हैं जैसे इंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वर्षा, ऐसे जो इस तरह के देवता को मतलब वैदिक काल में इन सभी को देवता माना जाता था। तो यही पूछ रहा है कि किस 14वीं सदी के ईसापुर का कौन सा एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो है मेरे भाई इसमें क्या है, एक बाटना से कि बोगजकोई से, एक बेबीलोन से कि बिटूसोन से, ये बताइए छठवां में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राप्त होता है मेरे भाई बोगजकोई से। ये बोगजकोई अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि वैदिक देवताओं का वर्णन। ये बोगजकोई कहाँ है मेरे भाई, ये मध्य एशिया में है। कहाँ, मध्य एशिया में। मध्य एशिया में एक जो टर्की है वही टर्की के पास। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। सातवां क्या है, सातवां गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो हमें पता है हम लोग जो गायत्री मंत्र सुनते हैं, ये गायत्री मंत्र के नाम से जो फेमस मंत्र है यह किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। भगवत गीता, अर्थवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, कहाँ से। तो ये जो प्राप्त होता है मेरे भाई ऋग्वेद से प्राप्त होता है गायत्री मंत्र। सर्वप्रथम ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आठवें पर। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोग अगर देखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहीं से मिल जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग अगला क्या है।
निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? यानी किस राजवंश के अभिलेख से? तो हमें पता है मौर्य राजवंश के अभिलेख से प्राप्त हमें ये पता चलता है कि जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ है मेरे भाई? लुम्बिनी जो है नेपाल में है, एक धार्मिक एरिया बन गया है, वो बहुत फेमस शहर हो गया है लुम्बिनी नेपाल का। तो ये मौर्य राजवंश से हमें प्राप्त होता है। आगे चले हम लोग, क्या करा है 9वां में, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो हीनयान हमें पता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनका जो एक संप्रदाय था दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो होते थे बुद्ध की शिक्षाओं पर जोर देते थे, उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और महायान उनकी मूर्ति पूजा करते थे। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलगृह चैत्यगृह कहाँ है? पीतलखोरा, जुन्नार, कारले, बेड़सा कहाँ पर? तो वो है कारले में, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए ये। तो आगे चले हम लोग देखते हैं आगे क्या है 10वां में। बहुत देखिए 10वां मिलाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मिलाने वाला क्वेश्चन मेरे भाई गलत हो ही नहीं सकता आपका। देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व किया जाता है, सीखेंगे आप लोग यहाँ। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है मिलाने वाला। 1-2 को मिलाना है और सही उत्तर प्राप्त करना। एक तरफ हमें देखिए इधर तीर्थंकर का नाम दिया है, इधर एक तरफ प्रतिमा या उसके जो है एक तरह से उसके प्रतिमा का लक्षण दिया गया है, उनके संकेत दिया गया है। तो कह रहा है कि देखिए संभवनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है? तो एक तरफ तीर्थंकर का नाम है जो है, तो संभवनाथ जो है मेरे भाई उनका जो प्रतीक था वो अश्व यानी घोड़ा, ये तो हमें क्लियर है एकदम से। और जो ये पार्श्वनाथ हैं, जो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक क्या था? सांप था, सर्प। अब देखिए 2 हमें क्लियर है। अब 2 से देखिए हमारा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी ए हमें 2 पर आना चाहिए, बी 3 पर आना चाहिए। तो ए 2 पर, सी में है। देखिए ये चीज़ हमें सी मिल रहा है, ए 2 पर और जो है बी पर 3 होना चाहिए। तो इसी से हमारा काम बन गया, हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आपको और ज़्यादा जानना है तो सी वाला 1 पे मिला दीजिए, वृषभ, और मल्लीनाथ जो है ये जल कलश आ जाएगा चौथे पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन गया। देखिए कितनी आसानी से, आपको 1-2 जानते रहेंगे फिर भी काम बन जाएगा आपका। 11 वाला देखें हम लोग। देखिए क्या कह रहा है 11 में, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण मतलब कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, कि सार्वभौमिक आस्था या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो मेरे भाई जैन दर्शन जो कहता है, जैन फिलॉसफी के अनुसार जो सृष्टि की रचना या संसार की रचना एवं पालन पोषण कैसे होता है? तो सार्वभौमिक विधान के नियम से, यानी सार्वभौमिक विधान के अनुसार होता है वो। 11वां हमारा ये है। तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 12वां। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है, यानी मनुष्य कुछ नहीं करता, जो कुछ हमारे जीवन में होता है सब भाग्य निर्धारित करता है। यह किसने कहा है? तो मेरे भाई हमें पता है कि भारत में एक संप्रदाय का उद्भव हुआ जिसको कहते हैं आजीवक। आजीवक फिलॉसफी वाले ये मानते थे, ये एक नास्तिक फिलॉसफी थी, नास्तिक परंपरा था। ये नास्तिकवादी लोग, आजीवक लोग मानते थे कि ये भगवान उगवान या कुछ होता नहीं, जो कुछ होता है सब भाग्य से निर्धारित होता है। तो यही होता है, ये जो है एक भौतिकतावादी विचारधारा के थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका मानना था कि मनुष्य सब कुछ भाग्य से निर्धारित होता है। 13 वाला देख लें हम लोग। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ के भागेंगे तो इसका आपको नुकसान भरना पड़ेगा एग्जाम में। 13 वाला देखें हम लोग। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति अभियान थे। तो मेरे भाई ये तो गलत है, एक कथन दिया है, दूसरा कारण कथन तो हमारा गलत है। कहाँ? अलाउद्दीन जो दक्षिण भारत में अपना अभियान किया था वो पैसा के या धन दौलत के लिए नहीं किया था, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए यह कथन हमारा गलत हो गया। 13वां ए कथन गलत हो गया। कारण देखें, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये बात सही है, तो कारण सही है। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा कि डी वाला, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये,
जो आपको देखने में बड़ा लगते हैं वो क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, केवल आपको भड़काने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, गणित और आयुर्विज्ञान यानी मेडिकल साइंस सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत शासक था जो इतना ज्ञानी था, एस्ट्रोनॉमी था, मेडिकल साइंस के बारे में जानता था, गणित के बारे में जानता था? तो है मेरे भाई MBT, शायद MBA किया रहा होगा या इस टाइप का इसका नाम है, ट्रिक याद रखने के लिए। MBT मोहम्मद बिन तुगलक था ऐसा इतना ज्ञानी। तो आगे देखें हम लोग, आगे क्या है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? हमें पता था मेरे भाई 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमें भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाना होगा। तो उन्होंने यूपी, बिहार ऐसे क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या कम करना शुरू किया और उन्होंने गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से इन सभी सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? हमें पता है मेरे भाई पागल पंथ, नाम से ही लग रहा है जिसका कर्म फूटा हो वही पागल पंथ होता है। यानी इसके नाम से एक ट्रिक के आधार पर हम रख सकते हैं कि कर्म शाह, यानी इनका कर्म जला रहा होगा तभी पागल बन गए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। तो चले हम लोग अपने ऑप्शन नंबर बी, सॉरी कर्म शाह। तो चले हम लोग अपने 17वें क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। ये भी देखिए मिलाने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कैसे होता है। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या करा है इसमें, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और बताना है। एक तरफ देखिए स्थान का नाम दिया है हमें और दूसरी तरफ उसके स्मारक का नाम दिया गया, वो मैच कराना है हमें। अब देखिए हमें एक चीज़ पता है, यहाँ जो क्लियर है उसी को पहले आप लगाया करिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। श्रावस्ती जो है वो श्रावस्ती में सहेत महेत स्मारक है, स्तूप है एक, सहेत महत एक तरह का स्तूप है। श्रावस्ती में क्या है, सहेत महत, स से दोनों नाम है, स से श्रावस्ती, स से सहेत महत। ये हो गया। अब देखिए एक से हमारा कम बन रहा है, D 4 पे होना चाहिए। तो D A में भी है और C में भी है, कम नहीं बन रहा है हमारा। लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि न तो B होगा और न ही D होगा, A और C में से उत्तर होगा, क्योंकि हमें क्लियर है कि सहेत महत श्रावस्ती में है, यानी D 4 पे होना चाहिए, तो वो A और C में है। अब देखिए कहाँ पर हमारा ये है और हमारा ये जो है, अब हमारा और कहाँ से काम बनता है ये वाला। तो इससे आगे और हम लोग अगर देखें तो जो A है हमारा कौशाम्बी, वो घोषित राम मठ, कौशाम्बी में क्या है, घोषित राम मठ है। एक आप ये याद रखिएगा। तो ये देखिए A 2 पे होना चाहिए हमारा, तो A 2 पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर C होगा हमारा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये B वाला जो है 3 पे चला जाएगा, B वाला 3 पे चला जाएगा, और जो एक बच्चा है हमारा सारनाथ हो धमे के स्तूप चला जाएगा। इस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं, क्योंकि मिलाने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे। 18 देखें, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर रोक था। तो किस अभिलेख में? हमें पता है मेरे भाई अशोक का जो अभिलेख था, अशोक के कुल 14 अभिलेख थे जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इसके जो 5वां अभिलेख है, स्तंभलेख, इसी में यह पाया गया था कि अशोक ने पशु बलि जो था उस प्रथा पर रोक लगाया था। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। 19वां देखें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सभी के सभी मेरे भाई। तो क्या है 19वां वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य नगर के प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मौर्य नगर के प्रशासन, हमें पता है मेरे भाई मेगास्थनीज के इंडिका, मेगास्थनीज जो यूनान का एक राजदूत था जो भारत में आया था, उसने ही मेगास्थनीज ने इंडिका नाम का एक रचना लिखा था एक। तो इंडिका उन्होंने मेगास्थनीज ने लिखा था, एक चीज़ आप लोग ये जान गए। और इंडिका में ही यह था कि मौर्यों के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के इंडिका में। तो चले हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग
जूम करते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो यही पता है मेरे भाई, जो कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा है, तो कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र जो लिखा है, तो कुछ लोग सोचेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र मेरे भाई ये एक पॉलिटिकल है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है अर्थशास्त्र, इसमें पॉलिटिकल के बारे में लिखा गया है। ये अर्थशास्त्र जो है ये एक पॉलिटिकल मैटर है इसमें। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कौन सा न्यायालय अस्तित्व में थे? तो मेरे भाई एक था धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंकट शोधन न्यायालय, 2-3 यही दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 4, यही थे जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में। 21 वाला हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में? उस अभिलेख का नाम आपसे पूछ रहा है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन किया गया है? तो है मेरे भाई रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो है इस समय गुजरात में है। इसी जूनागढ़ अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसी में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। 22 वाला देखें क्या करा है 22 में, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो अभी आया ऊपर ही वही वाला था, अशोक या चंद्रगुप्त दोनों का था, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वही वाला क्वेश्चन है। आगे देखें हम लोग, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व मेरे भाई ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 23वां का। तो जतीन्द्र दास मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया। आगे देखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो कौन थे मेरे भाई? इसमें थे भगत सिंह थे। हमें पता है कि जब हरा क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को भंग कर दिया गया, उसके बाद एक नया संगठन बनाया गया, हरा को ये भंग करके हसरा बनाया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। तो उसमें भगत सिंह भी थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में भगत सिंह थे, और इसमें कोई न, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ये लोग थे, इसमें यही थे। आगे चले हम लोग 25वां देखते हैं, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो मेरे भाई जतीन दास जो थे ये लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। लाहौर षड्यंत्र क्या था? उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसने लाला लाजपत राय को जो है मारा था। तो उसी को जो है वो सैंडर्स नाम था उसका, हाँ, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो यही है लाहौर षड्यंत्र केस। आगे देखें हम लोग, 25 हो गया, 26वां पर चलते हैं। क्या है 26वें में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं पर आप लोग ध्यान दिया करिए, आपका क्वेश्चन बहुत गलत करवाता है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन सरल रहता है लेकिन नहीं दे देता है, किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता, इसलिए आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो अभिलेख एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ शासक दिया गया है। कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित था? तो हमें जो मेरे भाई सबसे क्लियर हो उसी को पहले जानिए। देखिए, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाथी गुफा खारवेल, ये तो सही है, हाथी गुफा खारवेल से संबंधित है शासक से। भीतरी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से है, ये भी सही है 26वां वाला में हमारा। तो नासिक अभिलेख जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये भी सही है। ये भीतरी स्तंभ जो है मेरे भाई ये स्कंद गुप्त से संबंधित है, पुलकेशियन से नहीं है। यही गलत है हमारा। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंद गुप्त से संबंधित। 27 वाला देखें, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, ये बताना है 27वां में। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त, किस में? 27वां में ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये स्कंदगुप्त, अभी जो मैंने ऊपर बात किया, यही स्कंदगुप्त थे जो हूणों पर विजय प्राप्त किए थे। आगे देखें हम लोग 28वां का,
रजत किसके सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त, रजत सिक्के जारी करने वाला यानी जो सिल्वर के सिक्के थे वो जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सभी गुप्त शासकों के नाम दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, ये पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य, तो यही चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम जाना जाता था। यही जो है सबसे पहले जो है ये चांदी के सिक्के जारी किया था। आगे देखें हम लोग 29, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो आयुर्वेद शासक से मतलब किस प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है तो कौन है मेरे भाई? यहाँ धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत, कौन है इसमें, ये हमको बताना है। तो इसमें भाई मेरे भाई भास्कराचार्य जो है ये मैथ, एस्ट्रोनॉमी या इन सभी से संबंधित थे, ये आयुर्वेद से संबंधित नहीं थे, और बाकी सब जो है आयुर्वेद से संबंधित थे, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये एक तरह से साइंस, मैथ, इन सब से संबंधित थे। तीसरा वाला देखें, 30 देखें हम लोग, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम। एक चीज़ हमें यहाँ पता हो गया कि शूद्रक जो एक भारतीय पुस्तक लिखे थे उसका नाम मृच्छकटिकम था, एक तो आपको ये हो गया। यही पूछ रहा है इसका विषय क्या था मृच्छकटिकम का? तो इसमें क्या था, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, तीसरा 30 वाला, तो यही है ऑप्शन नंबर ए। यानी एक धनी व्यापारी था और एक गणिका की पुत्री, गणिका मतलब क्या होता है मेरे भाई, वेश्या, वो औरतें जो पैसे के लिए सेक्स करवाती हैं उन्हें गणिका कहा जाता था उस समय। तो ये एक धनी व्यापारी और एक गणिका की लड़की की प्रेम कथा है इस मृच्छकटिकम में, तीसरा 30 वाला में। तो चले हम लोग आगे देखते हैं 31 वाला क्या है, निम्नलिखित में से किस दर्शन में वेद शाश्वत सत्य हैं, ये बताया गया है। तो सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय किसमें है? तो ये है मेरे भाई मीमांसा में बताया गया है कि वेद शाश्वत सत्य हैं, हमेशा सत्य रहेंगे। 32 देखें क्या है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था? चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था? काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुरी, श्रावस्ती, कहाँ था ये? तो ये था मेरे भाई प्रतिष्ठानपुरी में, प्रतिष्ठानपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान। आगे देखते हैं हम लोग, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। तो ये कहाँ है मेरे भाई? हमें पता है, हम सबको, ये 33वां में बहुत सारा फेमस क्वेश्चन है इसमें। एलोरा की जो गुफा है उसमें जो शैलकृत गुहाएं बनी हुई हैं वो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। या तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि वह कौन सी ऐसी शैलकृत है जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों से संबंधित है, तीनों धर्मों से, तो वो है एलोरा में है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 33 हो गया, 34 देख लेते हैं हम लोग। देखिए 34 में क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत सरल है। देखिए क्या है इसमें, थोड़ा पानी पी लें भाई। इसमें कह रहा है 34 वाले में हमें नीचे दिए गए जो वक्तव्य हैं उनमें से कथन को, थोड़ा सा इसको हम इधर करते हैं तब सही आएगा। अब सही है, पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसके लिए क्या है, नीचे दिए गए वक्तव्य में जो नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है, दूसरे कारण किया गया, वो हमें बताना है। कथन दिया है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल कृषि संरचना की प्रमुख विशेषता थी, ये सही है कि नहीं सही है ये बताना है। कारण दिया है, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं अनाश्रित कृषक वर्ग का अस्तित्व था। 34वां में ये हमसे पूछा है। तो मेरे भाई ये बिल्कुल सही है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता ही थी, ये भी सही है और ये भी इसका कारण भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोनों सही हैं और आर ए का व्याख्या भी है। आगे चलते हम लोग, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था?
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था मेरे भाई? नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय, किसने बनवाया था? 35वां क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह ये पूछा भी गया है। तो इसे नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासकों ने, पल्लवों ने, चेदियों ने, चालुक्यों ने, किस शासकों ने करवाया था? 36वां क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई इसको पल्लवों ने करवाया था, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों ने। तो आगे देखते हैं हम लोग 37 वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो किन नदियों के बीच स्थित था ये दिया है। हमें पता है तक्षशिला प्राचीन समय में एक भारत में बहुत बड़ा, क्योंकि अब तक्षशिला चला गया है, जो है भारत का जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान में चला गया, तो पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो भारत में तक्षशिला था। ये तक्षशिला पूरे विश्व में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, बड़े बड़े विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे इस तक्षशिला में। तो ये पूछ रहा है तक्षशिला कहाँ स्थित है, किन नदियों के? तो मेरे भाई ये तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है कि झेलम चेनाब है, किस में है ये हमको बताना है। तो ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है तक्षशिला, तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं हम लोग। 38 वाला क्वेश्चन क्या है? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? यानी 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे भारत से? कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट या राजाधिराज फर्स्ट, किसके शासनकाल में? तो ये हमें बताना है। तो ये मेरे भाई जो भेजा गया था यहाँ पर, ये कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में। तो इसी के शासनकाल में 72 व्यापारी भेजे गए थे। आगे देखें हम लोग। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो किसने था मेरे भाई? कुलोत्तुंग, राजेंद्र फर्स्ट, अधिराज, वही ऊपर वाला कुलोत्तुंग। 39 का यही हो जाए, कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही जो था श्रीलंका को पूरी स्वतंत्रता दे दिया और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी बिटिया का विवाह भी कर दिया। 40 वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल, सेन, किसमें? तो मेरे भाई ये चालुक्यों द्वारा, चालुक्य जो शासक थे, इन चालुक्य वंश के शासक, इनके द्वारा महिलाओं को जो है जो प्रशासन में बहुत बड़े बड़े पद दिए जाते थे, प्रशासनिक भूमिका निभाती थी महिलाएं इसमें। तो चले हम लोग 41। क्या है इसमें? थोड़ा सा, हाँ अब सही है। क्या है इसमें? हमें मिलाना है, एक तरफ ये दिया है मतलब एक सूची 1 और तरफ सूची 2, इसको हमें मिलाना है। तिरुकुल, तुल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, ये सब हमें दिया है, इन सबको हमें मिलाना है। तो देखिए बहुत कैसे मिलाया जाता है ये, हमें एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर जो है हमारा तिरुकुल जो है मेरे भाई, तिरुकुल जो है वो दर्शन, तिरुकुल एक तरह का दर्शन है, आप ये 2 पर चला आएगा। और जो है मेरे भाई ये तोल्काप्पियम जो है ये एक तरह का व्याकरण है, ये 4। और ये जो मणिमेखला है, मणिमेखला मेरे भाई एक तरह के वाणिक कथा है, मतलब बिजनेस विजनेस से शायद संबंधित है, इससे है। और हमारा एक जो बच रहा है शिल्पाधिकारम, ये एक प्रेम कथा है। तो हमारा कौन सा बन रहा है इसमें? तो आप लोग देख सकते हैं डी वाला बन रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए क्या है अब 42 वाले में। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी, अरिका मेडू, किससे संबंधित है मेरे भाई? 42 ये संबंधित है अरिका मेडू से। आगे देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी नहीं है? कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा, आपका गलत करवा देगा अगर आप लोग नहीं पे ध्यान नहीं दिए तो। मेघदूत, कुमार संभवनम,
उत्तर रामचरितमानस, ऋतु संहार, कौन सा ऐसा इसमें है जिसे कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसमें है मेरे भाई उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरितमानस को कालिदास ने नहीं लिखा, बाकी मेघदूत, कुमार संभवनम, ऋतु संहार ये सब कालिदास ही लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 44 क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज किया था? तो ये सभी को पता है मेरे भाई, भास्कर, वाहरमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। कौन है आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए पहले तो। ये मेरे भाई जो आप लोग कमेंट में बता दिए, अभी किसी कमेंट नहीं आया, जो भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज किया था वो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 45 में। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? अशोक, आर्यभट्ट, मनु, वात्स्यायन। कौन थे 45वां में? तो ये थे मेरे भाई मनु। मनु को इस समय जो राजनीति में भी एंट्री किए रहते हैं। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु। मनु को एक ब्राह्मणवाद का सपोर्टर माना जाता है इस समय। आगे देखें क्या है। सुवर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा पाल शासक देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया? तो ये कौन था मेरे भाई? बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चले हम लोग 47 पे। 47वां क्या है देखते हैं। गोविंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? बोधगया, राजगृह, कुशीनगर, सारनाथ। 47वां में ये कहाँ बनवाया था मेरे भाई? ये बनवाया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चले हम लोग 48 पे। क्या है इसमें? निम्नलिखित शासकों के सही कालक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट में चयन करें। विद्याधर, धंग, यशोवर्मन, कृतिमान। तो सबसे पहले कौन आया था इसमें? कौन शासक किया था? तो इसे हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था मेरे भाई यहाँ पर? ये आए थे यशोवर्मन। यशोवर्मन, धंग और इसमें और जो यशोवर्मन ये और विद्याधर और अंत में कीर्तिमान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कौन सा नहीं है? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, जयसिंह सिद्धराज। कौन सा? तो मेरे भाई ये जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज जो है ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है और बाकी सभी हैं ये और देवपाल भी। आगे देखते हैं हम लोग। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया। चले हम लोग 51 पर। क्या है? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुमिश, आराम शाह, बलबन। कौन था ऐसा मेरे भाई? तो ये था इल्तुमिश। इल्तुमिश के बारे में ऊपर जो लिखा गया है सब इल्तुमिश के बारे में है कि नियमित सिक्के जारी करे, दिल्ली को अपना राजधानी घोषित किया। आगे देखें हम लोग 52 का। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में लिखा? तो ये कह रहा है मेरे भाई ऐसा एक कौन सा राजा हुआ, सम्राट हुआ, शासक हुआ जो सत्ता पाने पर वह शरीयत के नियमों के और आदेशों को नहीं माना, उससे स्वतंत्र होकर काम किया। और जिसे बर्नी ने कहा इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। कौन था ये? तो ये कह रहा है ये बलबन के बारे में। ये बलबन के ही बारे में है हमारा। तो सॉरी बलबन नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हाँ अलाउद्दीन खिलजी, थोड़ा ये खिलजी जो है खूंखार टाइप का था। यही जो है शरीयत के नियमों आदेशों को नहीं माना था।
चलिए हम लोग 53 पे देखते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म में सिद्धांत आस्था, वेदों में प्रामाणिकता में आस्था। तो वेदों में प्रामाणिकता की आस्था। आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में आस्तिक कहता है कि वेद है, नास्तिक कहता है कि वेद नहीं है। वो वेद को मानते हैं, वो वेद को नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यही है उनमें विभेद का लक्षण। ये देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भागवत पुराण, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, कौन सा नहीं है इसमें? तो ये भागवत पुराण जो है प्रस्थान त्रयी में नहीं है, और बाकी सब हैं, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद भी हैं, यही नहीं है। तो आगे देखें हम लोग 55। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 1-2 को सुमेलित करना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिया गया है, पुराने ज़िले दिए गए हैं, और एक तरफ उसकी राजधानी दिया गया, हमें मिला देना है। बहुत ही सरल है, देखते हैं हम कैसे मिलाते हैं। एकदम वत्स, हमें जो सबसे क्लियर है हम वही पहले मिलाते हैं। वत्स आज का जो कौशाम्बी ज़िला है, जहाँ से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आते हैं, वही उनका घर है। तो कौशाम्बी जो है ये वत्स में है। कौशाम्बी का नाम पुराना वत्स था। एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा आप देखें हमारा 1 से काम बन रहा है, यानी 2 हमारा डी पर आना चाहिए। तो देखिए है केवल एक ही जगह है, तो हमारा काम एक ही से बन गया। आप लोग सोचिए ज़रा, ये बी में है ऐसा। बी ऑप्शन में 2 केवल डी के पास है, क्योंकि हमें क्लियर है कि हाँ कौशाम्बी का पुराना नाम वत्स था, तो ये हो गया। लेकिन और जानकारी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो पहला वाला मिला दीजिए आप। चौथे पर कुरु इंद्रप्रथ, आज का जो कुरु है वो इंद्रप्रथ उसके नाम से जाना जाता था, इंद्रप्रथ को कुरु के नाम से। और आगे जाना चाहते हैं तो बी वाला 3 पे मिला दीजिए, पांचाल ही छत्र पे, और जो बचा एक कौशल साकेत पे। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। 56। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? मधुरा विजय एक कृति है जो एक कवित्री ने लिखा है, उसमें उन्होंने अपने पति के विजय का वर्णन किया है, विजय अभियानों का वर्णन। तो भारती, गंगा देवी, वर्दम्बिका, वज्जिका, कौन है ये, हमें ये बताना है। तो ये है मेरे भाई गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम लोग 57 पे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। विजयनगर का वो कौन सा शासक था जो बहमनियों से गोवा को छीन लिया? हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड, बुक्का फर्स्ट, देवराय सेकंड। किसने? तो ये था मेरे भाई हरिहर सेकंड। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना किया था। तो आगे चले हम लोग 58। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कौन से महाभारत तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, दांडी, नन्नय, टिक्कन। 58 वाला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सब के लिए। तो ये है मेरे भाई, ये इसमें 2 होना चाहिए, इसमें 2 हैं। क्वेश्चन में कुछ लग रहा है गड़बड़ी है क्या, आगे देखते हैं 58 वाले में। तो ये इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि यह नन्नय और टिक्कन शायद 2 होंगे इसमें। चलें अगला देखते हैं हम लोग। सही कहा मैंने, सी, वो नन्नय और टिक्कन ही था। ये देखो मल्टीपल ऑप्शन वाला था, तभी तो गड़बड़ी हो रहा था। तो ये सी हो जाएगा उसका उत्तर। आगे देखें हम लोग। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, सही है गलत है ये बताना है। दूसरा दिया कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, जो कारखानों के मालिक होते थे एक इंडस्ट्रियल टैक्स देते थे क्या? तो ये दोनों कथन सही है, एक सही है, 2 सही है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो मेरे भाई ये दोनों कथन सही है, 59 का सी हो जाएगा।
60 वाला देख लें। अब देखिए और एक से बढ़कर एक अब क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न इंडिया और राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है इधर, जो आप सबके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो देखिए क्या है, मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह कौन सा, वह कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई लखनऊ में स्थित है। मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में जो बहुत ही एक विशेषता या विशिष्टता हासिल किया, वो लखनऊ में है। आगे देखें, 61 वाला हमारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी, तो इसमें हमें बताना है। तो एक तो जीतल था और एक रुपया। टंका क्या था इसमें, आप लोग कमेंट में बताइए ज़रा। तो एक रुपया और एक जीतल और एक टंका था। हाँ, जीतल, टंका, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 62वां देखते हैं क्या है इसमें। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक हड़प्पा स्थल दिया है मेरे भाई इधर, और दूसरा वो स्थान दिया है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा गलत है, इसे हमें बताना है। तो आलमगीरपुर मेरे भाई हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला में, ये तो सही है। बनावली हरियाणा में है, सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं है मेरे भाई, राजस्थान में नहीं है। राखी गढ़ी जो है ये भी हरियाणा में ही है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ये कौन सा गलत है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। 63 कौन सा है? कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे, ये हमें बताना है। तो आर.डी. बनर्जी, इनके दीक्षित, वत्स। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों मिलकर पूछा है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का तो ये आर.डी. बनर्जी थे, और ये इसमें थे, ये 63 वाले में हमारा ये इनके दीक्षित भी थे इसमें, इनके सहयोगी के रूप में, और एम.के. वत्स ये इसमें हड़प्पा वाले में भी थे। तो ये तीनों जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित, उत्खनन संबंधित थे। ये वी.ए. स्मिथ इनमें से नहीं थे। आगे देखते हैं हम लोग 64 में। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? राणा कुंभा, राणा हम्मीर के, राणा रतन सिंह के, राणा संग्राम सिंह के। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, ये हमें बताना है। तो ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। आगे देखें हम लोग 65। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हमें बताना है। तो पहला वाला नहीं है मेरे भाई, अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, ये 65 वाला जो अपना है, ये दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है। और बाकी सही है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो ये गलत है, अजमेर में नहीं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 66। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता कौन थे? यानी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसमें, सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है और बताना है हमें। तो देखिए, जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी को पहले हम मिला लें। तो मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी, तो ये हो गया, सी वाला 2 पे चला गया हमारा, ये तो हमें क्लियर है। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी, इसका एक ट्रिक होता है कि जिसके ऊपर सीरा गिर गया उसका कपड़ा नाश हो जाता है, तो ये एक ट्रिक माना जाता है, बताते हैं लोग। तो मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी, इस पर चला गया। तो जियाउद्दीन बर्नी, ये तो अब देखिए हमारा 1 से काम बन रहा है, यानी सी वाला 2 पे आना चाहिए।
तो यानी देखिए अब तो हमें क्लियर हो गया, सी दो जगह दो पर है। एक तो हमारा ए नहीं हो सकता, क्लियर हो गया, एक तो हमारा सी नहीं हो सकता, क्लियर हो गया। तो अब हमारा जो है बी या डी में से उत्तर होना चाहिए 67 वाले में। तो अब हमें एक और पता करना होगा इसमें से मेरे भाई, ये जियाउद्दीन बर्नी, ये तारीख़ फिरोज शाही संबंधित है, ये अभी हमारा क्लियर है। तो अब देखिए हमारा ए 3 पे आना चाहिए। तो ए दोनों में 3 पर है, अब भी हमें फंसा दिया, यानी दोनों में ए 3, दोनों में जो है सी 2। अब हमें क्या करना है, जो है और थोड़ा सा मेहनत करना होगा। हसन हाजमी, ये कहाँ पर है, सी वाला डी वाला देख लेते हैं। याहिया बिन अहमद, ये तारीख़ मुबारक शाही पर जाएगा, तो इसका मतलब हमारा डी होगा आंसर। थोड़ा मेहनत करना पड़ा, आसान नहीं, थोड़ा कठिन बनाया था। तो चले हम लोग 68 देखते हैं। क्या है इसमें, एक तरफ नाम दिया गया है और कौन सा सुमेलित है उसे बताना है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया है। पंडित भावभट्ट, संगीतराज उस्ताद चांद खान, राध चंद्रिका, पुंडरीक विट्ठल, रागमाला, कुंभ, रागकुल, कौन सा सुमेलित है हमारा, ये हमें बताना है इसमें। तो मेरे भाई ये पुंडरीक विट्ठल रागमाला लिखे थे, यही संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। तो चले हम लोग 69 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, बहादुर शाह ये गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा, कौन सा इसमें गलत दिया है ये हमें बताना है 69 वाले में। तो ये मेरे भाई चांद बीबी अवध, 69 का कौन सा हो जाएगा हमारा, 69 बी, चांद बीबी अवध, यही संबंधित है, यही हमारा सही है और बाकी सब गलत है। बहादुर शाह ये तो दिल्ली से थे, रजिया सुल्तान ये गलत, ये भी गलत दे दिया, बाज बहादुर ये भी गलत, तो चांद बीबी हमारा सही है। अब देखिए क्या है 70 वाले में, कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है मेरे भाई, काकती, देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, वारंगल, पांड्य, मदुरा, किससे संबंधित है, कौन सा हमारा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो देखिए जो यादव वाला होता है ये तो देवगिरी पे होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया हमारा, यानी अब काकती वाला भी गलत हो गया, काकती पे गलत आ गया, तो ये भी अब गलत हो गया, यानी अब 2 गलत हो गए। तो कौन, होयसल, पांड्य, तो इसी दोनों में से कोई होना चाहिए हमारा, तो ये होयसल सही है इसमें, होयसल जो है द्वार समुद्र से संबंधित। तो मेरे भाई हम लोगों ने 70 क्वेश्चन यहाँ पर देखा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एडिट करने में हमें दिक्कत होगा, आपको देखने में दिक्कत होगा,